हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का कुछ पार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लेके आए, कैसे उससे कुछ लोग खुश थे बट बाद में नेपोलियन के कुछ चेंजेस से लोग खुश नहीं थे, जिससे वो नेपोलियन को चाहते नहीं थे कि अब नेपोलियन उनके लिए और राज करे। ठीक है, तो अभी उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं कि इस पिक्चर में क्या बताया गया है। आप अपने पेज पे देखेंगे बुक में, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पेड़ सा लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे चढ़ के खड़े हैं, यहाँ पे एक काट है। तो ये सब कुछ एक बार पढ़ते हैं कि क्या है इसकी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे बोला है द प्लांटिंग ऑफ अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ूब्रुकन जर्मनी। ये जर्मनी की एक पिक्चर बनाई है एक आर्टिस्ट ने, जहाँ पे ये जो पेड़ लगाया हुआ है, इस पेड़ को बोला है कि ये ट्री ऑफ लिबर्टी है, आज़ादी का प्रतीक है ये। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़ूब्रुकन बाय द फ्रेंच आर्मीज. French soldiers recognizable by their blue, white and red uniforms have been portrayed as the oppressors as they seize a peasant cart. अब यहाँ पे देखिए, ये जो ज़ूब्रुकन में फ्रेंच सोल्जर्स, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच ने जब अपने आप को फ्रांस ने आज़ाद करवा लिया तो नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच आर्मीज जगह जगह पे यूरोप के और पार्ट्स में भेजनी शुरू कर दी। तो यूरोप के जब और पार्ट्स में फ्रेंच आर्मीज जाती थी तो वो एक तरीके से कैसे जाती थी कि हम तुम्हें आज़ाद करवाने आए हैं। लोग उन्हें एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी देखते थे कि ये हमें आज़ादी दिलवाने आए हैं। बट इसका एक दूसरी साइड भी थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने कुछ बुरे काम भी किए थे जिसकी वजह से लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। जैसे उसने फोर्सफुली लोगों को फ्रेंच आर्मी में एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया था कि तुम फ्रेंच सोल्जर बन जाओ, क्योंकि उसको यूरोप के ऊपर कब्जा पाना था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए थे। तो एक तरीके से वो दिखा रहा था कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, बट फ्रेंच आर्मी कुछ और ही कर रही थी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रेंच आर्मी जर्मनी में जब एंटर हुई तो जर्मनी में वो दिखा रही थी, लोगों को लगा कि की आजादी के लिए आई है, बट हो क्या रहा था वहां पे, फ्रेंच सोल्जर्स जो कि ये ब्लू एंड रेड वाइट यूनिफॉर्म्स में हैं, जो जगह जगह फ्रेंच सोल्जर्स दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट में देखिए एक बेचारा किसान है, उसकी काट को ये रोक के बैठे हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मतलब वहां पे गरीबों का भी वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। हैरेस सम यंग वुमेन सेंटर फोरग्राउंड। अगर हम सेंटर में देखें, सेंटर में यहाँ पे बिल्कुल आगे, तो यहाँ पे वो सोल्जर्स यंग वुमेन को हैरेस भी कर रहे हैं। एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नीज। और देखें तो पीजेंट्स बेचारे घुटनों पे आ रखे हैं उनके आगे, तो ऐसे वो लोगों को रूल कर रहे हैं। द प्लेक बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इन ट्रांसलेशन, ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी पे ये प्लेक लगा हुआ है, मतलब ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे कुछ लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जर्मन के लोग बोल रहे हैं इस पे जो लिखा हुआ है कि हमसे फ्रीडम एंड इक्वालिटी भी ले लो, जो कि बेसिक इंसानियत का एक मॉडल है ना, वो भी तुम हमसे ले लो। ये एक सार्कास्टिक रेफरेंस है टू द claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they enter. ये एक सार्कास्टिक वे में बोला गया है। वहां के जर्मन के लोग फ्रेंच आर्मीज को बोलना चाहते हैं कि तुम आए तो दिखा तो यही रहे हो कि तुम एज अ लिबरेटर आए हो, हमें आज़ादी दिलाने आए हो मोनार्की से, तुम मोनार्की को अपोज करते हो, बट आके एक तरीके से तुम भी तो मोनार्की ही कर रहे हो, तुम भी तो हमें ही रूल कर रहे हो, हमें ही दबा रहे हो, तो यहाँ पे फायदा क्या है। तो एक ये सार्कास्टिक वे में वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमसे फ्रीडम एंड इक्वालिटी भी ले लो, जो कि एक बेसिक ह्यूमैनिटी का मॉडल है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे नीचे जो एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे भी मैंने बताया आपको कि कैसे जो नेपोलियन है लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब नेपोलियन लिप्जिग में लड़ाई लड़ने गए थे, लिप्जिग कहाँ पे है, जर्मनी में, जर्मनी में लड़ाई लड़ने गए थे, अपने जर्मनी की टेरिटरीज को वो ऑक्यूपाई करना चाहता था, तो वहां पे उसको बहुत बुरी तरीके से हार पड़ी। और यहाँ पे जो ये एक इंसान दिखाया हुआ है जिसके पीछे से बहुत सारे पेपर्स गिर रहे हैं,
तो अगर हम पढ़ें, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग। राइनलैंड जो है वो भी जर्मन की एक टेरिटरी है, लिप्जिग भी जर्मन की टेरिटरी है। लिप्जिग में बैटल हुई थी, वहां पे नेपोलियन सारी टेरिटरीज हार गए। नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। ये जो पोस्टमैन दिखा रखा है ये नेपोलियन को दिखा रखा है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस। कहां भी जा रहा है ये पोस्टमैन? वापस फ्रांस में ही जा रहा है। आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813। जब लिप्जिग में, जो कि जर्मनी में है, वहां की टेरिटरीज को ये ऑक्यूपाई करना चाहता था, तो वहां पे जो बैटल हुई वहां पे ये सारी टेरिटरीज हार गया और अब हार के ये वापस जा रहा है। ये जो पीछे से पेपर गिर रहे हैं ये टेरिटरीज के नाम है जो ये हार गया है। इस तरीके से कार्टून वे में उसको दिखा रखा है। ईच लेटर ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। जितने भी लेटर उसके बैग में से गिर रहे हैं उन पे सब पे वो नाम लिखे हुए हैं जिन टेरिटरीज को लूज कर गया है। ठीक है, सो ये इस पिक्चर ने डिपिक्ट किया हुआ है। सो इस तरीके से नेपोलियन जो है वो धीरे धीरे हारने लग गया था। अब बात आती है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में देखिए, नेपोलियन ने तो फ्रांस से निकल के फ्रेंच आर्मीज भेज के यूरोप के बाकी देशों में बहुत ऐसे अपने आप को दिखाया कि हम तुम्हें आजाद करवाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ लिबरेटिंग देम वो उनको रूल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन का साथ छोड़ दिया। अब इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today। अगर आप मिड 18th century यूरोप का मैप देखें ना, तो जैसे आज आपको उस मैप में डिफरेंट कंट्रीज दिखेंगी, बट उस टाइम पे कोई ऐसे डिफरेंट कंट्रीज नहीं थी। वहां पे सब मोनार्की चल रहा था, कोई नेशन स्टेट नहीं थी। नेशन मतलब जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो नहीं थी वहां पे। वॉट वी नो टूडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इंटू किंगडम्स, डचेस, कैंटन्स हुज रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। आज की डेट में जिनको हम जानते हैं कि जर्मनी भी यूरोप में है, इटली भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ये सब ऐसे पहले नहीं होते थे इंडिपेंडेंट। पहले वो सब किंगडम्स में डिवाइडेड होते थे। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। जो यूरोप था उसमें भी जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप था वो मोनार्की के अंडर था। वहां पे जो रूलर होते थे वो बहुत ज्यादा अपनी अथॉरिटी चलाते थे, अनलिमिटेड पावर लोगों पे एक्सरसाइज करते थे। और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में डिफरेंट तरीके के लोग रहते थे, एक जैसे नहीं। जैसे हम आज कहते हैं इटली में लोग जो है वो इटालियन है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी कुछ बना नहीं था, तो सब वहां पे ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में मिक्स्ड तरीके के लोग रहा करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू अ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। जो अब है ही नहीं, देश बने ही नहीं, जर्मनी नहीं बना, इटली नहीं बना, स्विट्जरलैंड नहीं बना, तो सिर्फ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था। तो वहां पे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, उन सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे, उनमें कोई कॉमन कल्चर था ही नहीं, वो अपने आप को एक जैसा समझते ही नहीं थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary, for example, अब ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे जो रूल कर रहे थे उस टाइम पे, ये यूरोप का पार्ट है, आज की डेट में इंडिपेंडेंट है, बट उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगरी पे कौन रूल कर रहा था? उसको बोलते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे रूल कर रहे थे, अब उसमें भी उनके बहुत सारे रीजन्स थे, बहुत सारे तरीके के लोग थे। जैसे एल्पाइन रीजन में टायरल, ऑस्ट्रिया, सडेंटन रहते थे, एज वेल एज बोहेमिया। एंड वेयर एज जो अरिस्टोक्रेसी मतलब जो अमीर लोग हैं, जो ज्यादातर जर्मन स्पीकिंग लोग बोलते थे, वो भी रहा करते थे। और इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस जैसे कि लंबार्डी एंड वेनेशिया, ये भी वहीं पे रहते थे। अगर मैं हंगरी की ही बात करूं तो हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार व्हाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अब देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी रूल कौन कर रहा है इसको? हैब्सबर्ग एम्पायर। बट ये एक देश नहीं है, यहाँ पे इतने तरीके के हमने लोग पढ़ लिए। फिर इटली के जैसे भी लोग रहते थे जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस के लोग थे। फिर हंगरी की हाफ पॉपुलेशन तो माग्यार बोलती थी और हाफ पॉपुलेशन पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस में बात करती थी। तो गलेशिया में भी अगर देखें, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट था, अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। जो अमीर लोग थे, अरिस्टोक्रेट लोग थे, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर अ मास सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट पीपल। अमीर लोगों के अलावा भी यहाँ पे पीजेंट लोग भी रहते थे, खासकर बोहेमियंस एंड स्लोवर्क्स रहते थे। ये सारी चीजें देखो जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। आपको मेन इसमें क्या याद करना है, इस पूरे के पूरे टॉपिक में
वो ये है कि अगर आप मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप के कोई नेशन स्टेट नहीं थे, इंडिविजुअल नेशंस नहीं थे। वहां पे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ऐसा कुछ नहीं था। ये सब डिवाइडेड थे किंगडम्स में और यहाँ पे रूलर्स रूल करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप होता था जहां पे ऑटोक्रेटिक मनार्कीज चल रही थी, मतलब ऐसी मनार्की जिसमें जो रूलर है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा है। वहां पे किसी को भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग नहीं आती थी। डिफरेंट तरीके के लोग रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। एक ग्रुप का नाम जिसे आपको याद रखना है जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल कर रहा था, दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर। अब जब भी आपको ऐसी की एग्जाम्पल देनी होगी किस तरीके के वहां पे ग्रुप्स रहते थे तो उसमें आप सकते हो कि हैब्सबर्ग एम्पायर भी एक ग्रुप था जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल कर रहा था। और रूल कर रहा था जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी है वो भी आगे फर्दर कितनी डिविजन्स में देखो यहाँ पे डिवाइडेड है। इटली के लोग भी रह रहे हैं, जर्मनी के लोग भी रह रहे हैं, यहाँ पे पॉलिश भी लोग बोल रहे हैं, मैग्यार भी बोल रहे हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो ऐसे भी लोग रह रहे थे। तो उस टाइम पे मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का कुछ ऐसा हाल चल रहा था, मतलब कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं था। बट धीरे धीरे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ डिड एन आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज, कैसे ये नेशनलिज्म का और नेशन स्टेट का आइडिया आया कैसे फिर यूरोप में, लोगों को कैसे लगा कि नहीं अभी कुछ करना चाहिए हमें, तो वो आया। अगला टॉपिक है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। नई क्लासेस आ गई। देखो जब ये इतना सब डिवीजन चल रही थी तब अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो अमीर लोग हैं एंड न्यू मिडिल क्लास अपीयर होने शुरू हो गए। पढ़ते हैं इसके बारे में। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। जो यूरोप कॉन्टिनेंट था वहां पे जो अमीर लोग थे वही सबसे ज्यादा डोमिनेट करते थे, अरिस्टोक्रेसी क्लास। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जो इस अरिस्टोक्रेसी क्लास के जो मेंबर्स होते थे वो एक तरीके की लाइफ जीते थे, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं बट सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा था। They owned estates in the countryside and also town houses. जो कंट्री साइड में ये जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे, अरिस्टोक्रेट, इनके एस्टेट्स बहुत बड़े बड़े बाग होते थे और इनके टाउन में घर भी होते थे। They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. जितने भी अरिस्टोक्रेट लोग थे ये फ्रेंच बोला करते थे क्योंकि इनको ये फ्रेंच लैंग्वेज एक हाई सोसाइटी लैंग्वेज लगती थी। इनको लगता था कि ये लैंग्वेज बोलने से हमारी क्लास है, तो जो भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो अरिस्टोक्रेट लोग होते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। और इनके रिलेशनशिप भी कैसे होते थे कि एक अरिस्टोक्रेट का दूसरे अरिस्टोक्रेट के रिलेशनशिप सिर्फ शादियों से जुड़े हुए होते थे। शादियां करते थे तो इनके रिलेशनशिप्स बन जाते थे। इस तरीके से इन्होंने एक अपना ही ग्रुप बना रखा था अरिस्टोक्रेसी का। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। हालांकि ये अरिस्टोक्रेट लोग बहुत ही पावरफुल थे बट ये बहुत ही छोटा सा ग्रुप था, मतलब बहुत कम लोग थे जो इतने अमीर थे। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पिजेंट्री। और ज्यादातर पॉपुलेशन कैसी थी? पिजेंट्री, जो लेबर क्लास है। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by the serfs. अब वेस्ट की बात करें तो ज्यादातर जो लैंड होता था वो टेनेंट्स ही उसको फार्म किया करते थे। जो लेबर जो है पैसे लेके काम करती है तो वही करते थे। छोटे छोटे ओनर्स होते थे जो वेस्ट साइड में होते थे यूरोप के। अगर हम ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहां पे जितनी भी लैंड होल्डिंग है या जो बड़े बड़े वास्ट एस्टेट्स हैं वो सर्फ्स जो हैं वो कल्टीवेट करते थे। In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of the towns and emergence of commercial classes whose existence was based on the production of the market. अब western and central part में क्या हुआ, धीरे धीरे industrial production की growth होनी शुरू हो गई। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होनी शुरू हुई तो ट्रेड की ग्रोथ हो गई। ट्रेड की ग्रोथ मींस वहां के जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे लोगों की ग्रोथ होनी शुरू होगी और वहां पे कमर्शियल क्लास, नई क्लास आ गई जो कि अभी अभी एग्जिस्टेंस में आई थी और जिनकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर किसके लिए करते थे? मार्केट के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हुई, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी।
सेंचुरी, बट अगर हम फ्रांस की बात करें और जर्मनी की स्टेट्स की बात करें तो वहां पे 19th सेंचुरी में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब जैसे ही वहां पे धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हो गई तो एक नया सोशल ग्रुप और आ गया। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है ना कि अरिस्टोक्रेसी एक ग्रुप था, एक पीजेंट्री ग्रुप था। अब एक नया सोशल ग्रुप आ गया जिसको हम बोलते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, या फिर मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। क्योंकि नई इंडस्ट्रीज आ गई ना, तो ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एक नई कैटेगरी आ गई उस टाइम पे, मिडिल क्लास लोग। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century. It was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity following the abolition of autocratic privileges gained popularity. अब यही जो नई पॉपुलेशन आई है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो ये नई क्लास बन चुकी है, ये पहले तो 19th सेंचुरी तक बहुत ही कम लोग होते थे ऐसे, बट इन्हीं में से कुछ एजुकेटेड लोग होते थे, कुछ मिडिल क्लास लोग होते थे जिनके माइंड थोड़े लिबरल थे, वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड सोचते थे। उन्होंने ये सोचा, उनके मन में आया कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और इस वजह से हम जो ये ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं इनको हटा पाएंगे। और अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मतलब जो ये अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं जो रूल करते हैं हम पे, जो हमसे काम करवाते हैं, जिनके लैंड को हम फार्म करते हैं, जो हमें डोमिनेट करते हैं, ये जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं ये हम हटा देंगे अगर हमारे नेशन में यूनिटी हो जाए। तो इस तरीके से यूनिटी की जो फीलिंग है वो आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अभी आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या है, देखिए ये भी आपको टॉपिक बहुत बार आ जाता है। इसकी जो पिछला टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे। मतलब जिस जिस टॉपिक की मैं आपको समरी बताऊंगी ना, आप समझ लेना वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. अब जो भी लोग 19th century में यूरोप में सोचते थे कि नेशन में यूनिटी होनी चाहिए, नेशन की यूनिटी मतलब लिबरलिज्म यानी कि आजादी। द टर्म लिबरलिज्म कहाँ से मिली थी? लैटिन वर्ड था लिबर जिसका मतलब था फ्री। For the new middle classes, liberalism stood for the freedom of individual and equality of all before the law. अब जो नई नई मिडिल क्लास अपीयर हुई थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए और सब लॉ के आके इक्वल है। Politically to emphasize the concept of government by consent. अगर politically बात करें तो वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट हम बनाएंगे, हमारी कंसेंट से गवर्नमेंट बननी चाहिए। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution, a representative government through parliament. अब जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी तब से ही लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि जो ये ऑटोक्रेसी है, मतलब ये जो राजा महाराजा हम पे रूल कर रहे हैं और जो लोगों को प्रिविलेजेस मिलती हैं उनके ओहदे के अकॉर्डिंग वो सब कुछ एंड हो जाए, हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, हमारे लिए एक गवर्नमेंट बने जिसको हम रिप्रेजेंट करें पार्लियामेंट में। ठीक है, सो 19th century liberals also stress the inviolability of private property. 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स होते थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर इशू चलते थे कि कौन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकता है, ये भी एक इशू था। हर कोई नहीं खरीद सकता, उसमें भी जो अमीर लोग हैं, जो अरिस्टोक्रेट लोग हैं वही खरीद सकते हैं। तो वो सब कुछ वो चेंज करना चाहते थे। ये था उनका आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म की आज़ादी मिले, सब एक जैसे रहें। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. अब अगर इक्वालिटी आ गई लॉ में, मान लेते हैं जिस तरीके से वो इक्वालिटी चाह रहे थे, बट अगर अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इक्वालिटी देखते वहां की, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सफरेज अभी भी नहीं थी। सफरेज का मतलब यहाँ पे सफर करना नहीं है, इट इज द राइट टू वोट। मतलब यूरोप में अभी तक ये नहीं था कि हर कोई वोट कर सकता है, ऐसा नहीं होता था वहां पे। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी France, which marked the political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. मतलब अगर हम फ्रांस की ही बात करें, जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था डेमोक्रेसी के लिए वहां पे, तो फ्रांस में भी जो राइट टू वोट है वो किसको दिया गया? सिर्फ उन मेल लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उनको।
ठीक है, सिर्फ मेल को, और वो भी वो मेल जिनके पास प्रॉपर्टी है। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जिन मेल के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी नहीं वोट दिया जाएगा, वोट करने दिया जाएगा, और वुमेन को तो वैसे ही नहीं करने दिया जाएगा। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। जब जैकबिन क्लब ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ताकि जो लॉ के आगे सब कुछ इक्वल हो जाए, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए जब जैकबिन क्लब अपना इन्फ्लुएंस जगा पाया, तब तक सब एडल्ट जो मेल थे उन्होंने राइट टू वोट एंजॉय किया था, बट वो भी कुछ टाइम तक। However, Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor subject to authority of fathers and husband. But जब Napoleonic Code लग गया था, नेपोलियन ने जो अपना सिविल कोड है 1804 का वो लगा दिया था, तो उसने भी दोबारा से लिमिटेड सफरेज कर दी थी कि वही मेल कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, और वुमेन को तो उसने क्या बोल दिया था कि वुमेन तो माइनर है, उनको माइनर का स्टेटस दे दो। जैसे हम बोलते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो माइनर हैं, उनके कौन गार्जियन है, उनके पेरेंट्स है। ऐसे ही उन्होंने वुमेन को माइनर कंसीडर कर दिया था और बोला था कि इनकी अथॉरिटी तो इनके फादर एंड इनके हस्बैंड्स के पास होती है, तो ये नहीं कर सकते। थ्रू आउट द 19th एंड अर्लियर 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पूरी 20th सेंचुरी में यही लड़ाई चलती रही 19th एंड 20th सेंचुरी में कि जो वुमेन है और जिन मेल के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, उनको वोट करने का राइट मिले। ये एक प्रॉब्लम चल रही थी जहां पे वोटिंग का राइट प्रॉपर नहीं मिलता था। और अगर मैं इकोनॉमिक स्फीयर में बात करूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही थी? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक फ्रंट में क्या था कि मार्केट में फ्रीडम दी जाए, जो कि स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट ऐसे नहीं जा सकते, तो रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए। लिबरलिज्म का मतलब तो यही हुआ, आजादी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज a strong demand of the emerging middle class। 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास ने सबसे ज्यादा यही डिमांड रखी। जैसे कि हम एक जर्मन स्पीकिंग रीजन की एग्जांपल लेते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब नेपोलियन ने क्या किया, एक कॉन्फेडरेशन बना दी 39 स्टेट्स की। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर। ये जो कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की जो उसने अपने अंडर ले ली, उस 39 स्टेट्स में हर एक की अपनी ही करेंसी थी, अपने ही वेट एंड मेजरमेंट के स्टैंडर्ड थे। अब मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूबरबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। अब देखो, हर एक स्टेट की अपनी करेंसी, हर एक स्टेट का अपना वेट्स एंड मेजर का तरीका। अब अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मर्चेंट था जो कि 1833 में अगर उसको हैम्बर्ग से न्यूमरबर्ग जाना होता था अपने गुड्स बेचने के लिए, तो इन दोनों जगहों में ट्रैवल करने के लिए उसको 11 कस्टम बैरियर पास करने पड़ते थे, जहां पे हर एक कस्टम बैरियर पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड। और ड्यूटी भी कैसे लगती थी कि जितना तुम सामान लेके जा रहे हो उस सामान के वेट के अकॉर्डिंग तुम्हारी ड्यूटी लगती थी। अब वेट एंड मेजरमेंट हमने पढ़ा कि हर एक स्टेट का अलग अलग है। As each region had its own state system of weight and measure, this involved time consuming calculation। अब देखो, हर एक जगह का वेट एंड मेजरमेंट अलग है, तो वहां पे हर 11 जगह पे वो जाता था, 11 जगह पे फिर से उसका वेट होता था, वहां के वेट एंड मेजरमेंट के तरीके से उनका वेट होता था, फिर वो वहां की ड्यूटी लगाता था, तो कैलकुलेशन में ही कितना टाइम लग जाता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ, जैसे कि हम मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल देखो, जैसे कि LA, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना केजी, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे एक LA एक यूनिट है। LA यूनिट जो है वो लेंथ के लिए यूज की जाती है। तो अगर कोई टेक्सटाइल मटेरियल लेके जा रहा है, कपड़ा लेके जा रहा है जो कि फ्रैंकफर्ट में खरीदा, वहां पे LA यूनिट हो रही है। फ्रैंकफर्ट में उस LA का मतलब क्या है, 54.7 सेंटीमीटर का कपड़ा है। बट अगर वही फ्रैंकफर्ट की बजाय मेंस में देखा जाए तो वो LA यूनिट 55.1 सेंटीमीटर बन जाती है। वही LA यूनिट अगर न्यूमरबर्ग में देखा जाए तो 65.6 सेंटीमीटर होती है। वही अगर फ्राइबर्ग में देखा जाए तो 53.5 सेंटीमीटर होती है। तो यूनिट तो LA है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो ऐसे क्या होता था, सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज
and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movements of goods, people and capital। तो ऐसे में जो कंडीशंस हैं वो क्या होती थी, रुकावट लेके आती थी कि इकोनॉमी में कैसे एक्सचेंज चलेगा। अगर बार बार इंसान यही कैलकुलेशन करता रहेगा, यूनिटी अलग है, तो ऐसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ट्रेड। तो हमें एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए जिससे हमें बिना किसी रुकावट के गुड्स, पीपल एंड कैपिटल का हम फ्लो कर सकें। इसी को करने के लिए एक यूनियन बनाई गई, कस्टम्स ने मिलकर 1834 में एक यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ोल्वरिन यूनियन। ये ज़ोल्वरिन यूनियन पहले प्रशिया ने स्टार्ट की थी, जो आज के टाइम पे रशिया जिसे हम बोलते हैं वो पहले प्रशिया था। सो प्रशिया ने ये ज़ोल्वरिन यूनियन स्टार्ट की जिसको बाद में जर्मन स्टेट ने भी ज्वाइन कर लिया। द यूनियन, अब यूनियन ने किया क्या, पहले तो टैरिफ बैरियर हटा दिया, मतलब जो टैक्स लगते थे ना, टैक्स हटा दिए। फिर नंबर ऑफ करेंसीज, जो कि 30 करेंसीज होती थी, 30 करेंसीज, हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी है, तो उन्होंने 30 करेंसीज को घटा के सिर्फ 2 ही करेंसी बना दी ताकि ट्रेड करना आसान हो जाए। फिर नेटवर्क ऑफ रेलवेज बिछा दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सके। इसी तरीके से एक वेव ऑफ नेशनलिज्म जो है वो आ चुकी थी वहां पे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसी को समराइज कर देती हूँ मैं आपके लिए। देखिए, कल हमने लास्ट पढ़ा था कि नेपोलियन का ड्रॉबैक कैसे हुआ था। अब जो हम टाइम पढ़ रहे हैं वो 1715 से 1815 तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी की डिवीजन चल रही थी। ठीक है, अब मिड 18 में क्या हो रहा था, जैसे हमने पढ़ा है, यूरोप को देखें तो कोई नेशन स्टेट नहीं थी, वहां की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, कोई कॉमन हिस्ट्री नहीं थी, कोई कॉमन ट्रेडिशन नहीं था, और वहां पे गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं थी। ये सब कुछ मिड 18 यूरोप में चल रहा था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी हैब्सबर्ग एम्पायर, जो कि ऑस्ट्रिया एंड हंगरी को रूल कर रहा था, जिसमें फ्रेंच लोग भी रहते थे, इटालियन लोग भी रहते थे, जर्मन लोग भी रहते थे, कोई एक कॉमन लोग थे ही नहीं वहां पे। फिर क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, धीरे धीरे 3 तरीके की क्लासेस वहां पे आ गई। एक क्लास थी अरिस्टोक्रेसी, एक थी पिजेंट्री, एक थी मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो ये क्लास के पास लैंड ओनर्स, ये लैंड ओनर्स होते थे, इनके पास अपनी जमीनें होती थी, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे क्योंकि इनको लगता था फ्रेंच बोलना इनके लिए काफी स्टेटस की बात है। बट ये जो अरिस्टोक्रेट लोग होते थे ये छोटे ग्रुप में होते थे, इनकी पॉपुलेशन कम होती थी, और इनकी फैमिली कैसे कनेक्टेड होती थी, थ्रू मैरिज कनेक्ट होती थी। यहाँ पे पिजेंट्री की बात करें, जो लेबर क्लास थी, जो उनके खेतों में काम करती थी, वो पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, ज्यादातर उस टाइम पे लोग ऐसे थे, और इनका काम क्या होता था, दे लुक्ड आफ्टर अरिस्टोक्रेसी लैंड, जो ये अरिस्टोक्रेट अमीर लोग थे इनकी लैंड का देखभाल ये लोग करते थे। फिर धीरे धीरे एक नई क्लास आई जो कि थी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कैसे आई, जब इंडस्ट्रीज बननी शुरू होगी, इंडस्ट्रीज में नौकरियां मिली, नौकरी में लोग जब जॉब पे जाने लग गए तो वो मिडिल क्लास बन गए, अपने लायक कमा लेते थे, उनको ही हम मिडिल क्लास बोलते हैं ना। फिर इन मिडिल क्लास ने ये आइडिया निकाला, दे थॉट ऑफ द नेशन स्टेट। इन मिडिल क्लास के दिमाग में आया कि नहीं, नेशन स्टेट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्रीज होनी चाहिए। इन्होंने फिर आगे आइडिया किसका दिया, लिबरल नेशनलिज्म। ये मिडिल क्लास लोगों के माइंड में आया था। ठीक है, फिर लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको लॉ के आगे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंसेंट से बनाओ, और जो ये ऑटोक्रेसी रूल है, जो ये राजा महाराजाओं का जबरदस्ती हम पे रूल करना है, इस रूल को एंड कर दो। और जो क्लर्जी मैन प्रिविलेजेस, मतलब जैसे चर्च के लोग होते थे, क्लर्जी मैन मतलब जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं ना, उनको क्लर्जी मैन बोलते हैं। तो क्लर्जी मैन लोगों को जो उस टाइम पे प्रिविलेज दी जाती थी ना, उनको हर चीजों में ऊपर रखा जाता था क्योंकि वो चर्च में काम करते हैं, तो वो क्लर्जी मैन प्रिविलेजेस भी हटा दी गई। सॉरी, ये हटाना चाहिए, ये लिबरल नेशनलिज्म का थॉट था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सके, हमारे हिसाब का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये लिबरल नेशनलिज्म किसने दिया था, मिडिल क्लास लोगों का ये आइडिया था, और इस आइडिया में ये चीजें थी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई थी इस आइडिया में कि यहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, सबसे पहले तो राइट टू वोट ही नहीं था। ओनली मैन जो कि 21 ईयर्स ऑफ अबव है, जिनको हम एडल्ट काउंट करते हैं, और वो
भी जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या चल रहा था कि स्टेट टू स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड नहीं हो सकती थी, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। जैसे हमने पढ़ा कि कॉमन वेट्स एंड मेजरमेंट था ही नहीं, और ऊपर से करेंसीज इतनी ज्यादा थी कि कैसे एक दूसरी स्टेट से मेजर जो गुड्स हैं वो मूव करते हुए कस्टम ड्यूटी ही इतनी लग जाती थी, कैलकुलेशन में इतना टाइम लग जाता था। तो स्टेट टू स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम क्या था, ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन 1834 में बनाई गई। किसने स्टार्ट किया ये, प्रशिया ने ये स्टार्ट किया, और बाद में धीरे धीरे बाकी जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन कर लिया। इस ज़ोल्वरीन यूनियन का रिजल्ट क्या निकला कि इन्होंने सबसे पहले तो ट्रेड बैरियर हटा दिए। जो टैरिफ पे जो टैक्स लगता था, वो टैरिफ मींस टैक्स होता है, ट्रेड बैरियर सारे हटा दिए, टैक्सेस हटा दिए, और करेंसीज जो थी वो 30 थी करेंसीज, अब उनको 2 करेंसीज पे वो ले आए थे। सो इतना ही आज हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज साथ ही ये नोट्स अपनी नोटबुक में बनाते रहिए, इसको एज अ रिवीजन आप काउंट करिए। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको एक तरीके से चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।